हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व परिचय के नेक्स्ट कड़ी में आज हम लोग देखेंगे श्रीनिवास पानुड़ी जी। फ्रेंड्स, ये बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंस है श्रीनिवास पानुड़ी जी, क्योंकि इन्हीं के जन्म दिवस जो है 25 दिसंबर खौरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंस है श्रीनिवास पानुड़ी जी, क्योंकि इनके जन्म दिवस जो 25 दिसंबर है उसी दिन खौरठा दिवस मनाया जाता है। तो आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व परिचय कितना इम्पोर्टेंस हो सकता है। फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फ्रेंड्स, इसके बाद साहित्य के व्यक्तित्व परिचय, कृतित्व एवं व्यक्तित्व परिचय के बाद हम लोग सेट प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैनल पे, तो चैनल को आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रीनिवास पानुड़ी जी। इनका नाम श्रीनिवास पानुड़ी है और इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुड़ी। श्रीनिवास पानुड़ी, इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुड़ी है। फ्रेंड्स, श्रीनिवास पानुड़ी जी के माता का नाम दुखनी देवी है। श्रीनिवास पानुड़ी जी के माता का नाम दुखनी देवी है। उसके बाद फ्रेंड्स, इनका जन्म स्थान का हम लोग बात करेंगे। इनका जन्म स्थान जो है बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद है, जिला धनबाद। फ्रेंड्स, इनका जन्म बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद में इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, इनसे सभी पॉइंट से आपको ध्यान में रखनी है। बरवा अड्डा भी आपको ध्यान में रखनी है, कल्याणपुर भी और जिला धनबाद, यहाँ पे इनका श्रीनिवास पानुड़ी जी का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, इनका जन्म तिथि 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, यही 25 दिसंबर को हम लोग खौरठा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 25 दिसंबर को खौरठा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु। तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को श्रीनिवास पानुड़ी जी का मृत्यु हुआ था। और जन्म तिथि फ्रेंड्स 25 दिसंबर 1900, इनका जन्म कब हुआ था तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनकी देहांत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अभी यहाँ हम लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। खौरठा साहित्य जगत में श्रीनिवास पानुड़ी जी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, खौरठा साहित्य जगत में श्रीनिवास पानुड़ी जी का नाम बहुत ही आदरपूर्वक लिया जाता है। यद्यपि आधुनिक खौरठा साहित्य की बुनियाद व्याकुल जी। फ्रेंड्स, व्याकुल जी किनका उपनाम है तो हम पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं, ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी है, उन्हीं का उपनाम व्याकुल जी है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। पीछे हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आधुनिक खौरठा साहित्य के बुनियादी व्याकुल जी ने रख दी थी। आधुनिक अगर आपसे आधुनिक खौरठा साहित्य की बुनियाद व्याकुल जी ने रख दी थी, किंतु उनकी रचनाएं बहुत ही उपलब्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स, व्याकुल जी जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी है, उनकी रचनाएं जो है वह बहुत सारे जो है वह अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वो अवेलेबल नहीं है। श्रीनिवास पानुड़ी जी भारत की आज़ादी के पूर्व से ही दिखते रहे हैं। भारत की आज़ादी के पूर्व से ही दिखते रहे होंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। परंतु उनकी एक भी रचना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रेंड्स, इनकी रचना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं पाई जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इनकी कोई भी रचनाएं नहीं है। फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से कौन जुड़े थे अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन कवि थे, तो आप पीछे वीडियो में हमने अपलोड कर चुके हैं। वे थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग आगे बात करेंगे। अब फ्रेंड्स, स्वतंत्रता मिलने के ठीक बाद अर्थात 1950 ईस्वी के आसपास मेघदूत संस्कृत काव्य के
फ्रेंड्स ये आपको याद रखनी है मेघदूत। मेघदूत संस्कृत काव्य के खोरठा अनुवाद के प्रकाशन के साथ इसका नाम चर्चा में आया है, चर्चा में आया है। फ्रेंड्स यानी पाणिनि जी चर्चा में कब आए, जब वो मेघदूत, फ्रेंड्स मेघदूत का एक्चुअली मेघदूत के रचनाकार हैं, उन मेघदूत के रचनाकार कालिदास हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनकी खोरठा में जब ये रचना कर दिए मेघदूत संस्कृत काव्य के खोरठा अनुवाद, जब ये खोरठा में अनुवाद कर दिए, मेघदूत जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये किनके द्वारा, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है मेघदूत। और जब पाणिनि जी खोरठा में जब इनका अनुवाद करने देते हैं तो इनका जब प्रकाशन साथ हो जाता है तो इनका नाम चर्चा में आ जाता है। फ्रेंड्स मेघदूत के खोरठा में अनुवाद करने के बाद पाणिनि जी चर्चा में आते हैं। इन्होंने अपने 66 साल के जीवन में लगभग 42 साल, फ्रेंड्स ये 66 साल के जीवन में लगभग 42 साल तक साहित्य का समाजीकरण करते रहे, साहित्य का समाजीकरण करते रहे। 66 वर्षों में से 42 साल केवल इन्हीं में लगाए हैं। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। यह सरल शब्दों को धारदार बनाने के लिए, फ्रेंड्स श्रीनिवास पाणिनि जी सरल शब्दों को धारदार बनाने में बहुत ही माहिर थे, सरल शब्दों को धारदार बनाने के लिए बहुत ही माहिर थे। इनकी रचना प्रतिक्रिया में उत्तरोत्तर विकास के दर्शन होते हैं, उत्तरोत्तर विकास के दर्शन होते हैं। एक और इनकी प्रारंभिक रचनाएं श्रृंगार, फ्रेंड्स ये आपको याद रखनी है, श्रृंगार रस कैसा है, तो श्रृंगार प्रधान थी। तो अंतिम दौर की रचनाएं मार्क्सवादी दर्शन से पूरी तरह प्रभावित थे, मार्क्सवादी दर्शन से पूरी तरीक़ा से ये प्रभावित रही हैं। फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका प्रमाण कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फ्रेंड्स ये आपको याद रखनी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का खोरठा काव्य कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो खोरठा काव्य अनुवाद है। इनकी जो है इनका प्रमाण मिलता है कब, जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो खोरठा काव्य अनुवाद जब होता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो खोरठा काव्य जब अनुवाद करते हैं तो ये चर्चा में आते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे पाणिनि जी के जीवन एवं रचनात्मक उपलब्धियों से संबंधित प्रमुख जानकारी निम्नलिखित है। इनसे संबंधित प्रमुख जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किन किन चीज़ों की इन्होंने रचना की है। तो फ्रेंड्स प्रकाशित रचनाएं जो इनसे प्रकाशित हुआ है वो चीज रचनाएं हैं। तो बाल किरण, तो फ्रेंड्स बाल किरण एकल कविता संकलन है, ये भी फ्रेंड्स ध्यान में रखनी है। बाल किरण जो है वह एकल कविता संकलन है और दूसरा दिव्य ज्योति ये भी कविता संग्रह है। तो फ्रेंड्स ये दोनों इंपॉर्टेंस पॉइंट है और दोनों ये प्रकाशन में है फ्रेंड्स, तो ये आपसे इंपॉर्टेंस हो सकता है, इनका प्रकाशन हो चुका है। तो पहला बाल किरण एकल कविता संकलन है, दूसरा दिव्य ज्योति कविता संग्रह है, यानी बाल किरण और दिव्य ज्योति दोनों कविता संग्रह है। मेघदूत, फ्रेंड्स ये आपको भी कई बार बता चुके हैं कि मेघदूत जो है इनकी अनुवादित काव्य है। अनुवादित काव्य ये मेघदूत का एक्चुअली में मेघदूत जो लिखे हैं वह कालिदास है और संस्कृत में लिखे हैं। खोरठा में अनुवादित करने का काम श्रीनिवास पाणिनि जी के द्वारा किया गया है। ये अनुवादित काव्य है इनका रचना अपने से नहीं किए हैं, ये अनुवाद किए हैं। संस्कृत में लिखा गया था उसको खोरठा में अनुवाद किए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स उसके बाद तितकी कविता, ये भी कविता संग्रह है। तितकी जो है ये क्या है, तो तितकी एक कविता संग्रह है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंस है 4 तक। 5वां में फ्रेंड्स राम कथा अमृत, फ्रेंड्स राम कथा अमृत एक खंड काव्य है। फ्रेंड्स राम कथा अमृत जो है ये क्या है, तो ये खंड काव्य है। ये आपसे पूछा जाएगा कि राम कथा अमृत क्या है, तो ये वो खंड काव्य है। तो इनका सभी पॉइंट्स याद रखना है फ्रेंड्स, ये खंड काव्य है। उसके बाद 6ठा में चाभी काठी, फ्रेंड्स ये एकांकी नाटक है। चाभी काठी ये क्या है, तो एकांकी नाटक है। फ्रेंड्स ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। पिछला बार जो JSSC सीरियल का जो इससे पहले जो सिलेबस खोरठा का था उसमें ये चाभी काठी पढ़ने को था, तो एकांकी नाटक था ये, एकांकी नाटक।
तो फ्रेंड्स बाल किरण एकल कविता संकलन है, दिव्य ज्योति जो है कविता संग्रह है, मेघदूत जो है अनुवादित है, तितकी कविता संग्रह है, राम कथामृत जो है तो एक खंड काव्य है, और चाबी काठी एकांकी नाटक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग 7 नंबर से यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स उद्भासल कर्ण। उद्भासल कर्ण एकांकी नाटक है फ्रेंड्स। चाबी काठी भी एकांकी नाटक है और उद्भासल कर्ण भी एकांकी नाटक है फ्रेंड्स। जैसे सीरियल के पहले के सिलेबस जो खरठा का था उसमें ये दोनों चाबी काठी और उद्भासल कर्ण दोनों पढ़ने को था, और ये भी नाटक है और ये भी नाटक है। ये दोनों पॉइंट फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है। 8 नंबर में आखिरी गीत। आखिरी गीत होना चाहिए फ्रेंड्स, ये कविता संकलन है। आँखी के गीत होना चाहिए, ये भी आपके पहले के जैसे सीजन के सिलेबस में था। आँखी के गीत एक यहाँ आँखी गीत होना चाहिए, कविता संकलन है। 9 नंबर में सबले 20 फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। 9 नंबर में जो है वह सबले 20 जो है वह 20 श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है फ्रेंड्स। 9 नंबर में है जो सबले 20, ये 20 श्रेष्ठ कविताओं का एक संकलन है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखनी है। सबले 20 जो है वह 20 कविताओं का संकलन है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स, जो इनका प्रकाशन नहीं हुआ है। ये वैसे हैं जो इनका प्रकाशन नहीं हुआ है, ये अप्रकाशित हैं, अप्रकाशित रचनाएं हैं जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है। तो पहला में है समाधान। समाधान फ्रेंड्स ये खंड काव्य है, आप इसको याद रखिएगा। समाधान क्या है? तो एक खंड काव्य है जिनका प्रकाशन अप्रकाशित है, मतलब प्रकाशन नहीं हुआ है। उसके बाद अग्नि परीक्षा, ये भी खंड काव्य है। अग्नि परीक्षा भी खंड काव्य है, ये भी अप्रकाशित है। तो फ्रेंड्स समाधान भी जो है एक खंड काव्य है जो अप्रकाशित है, और अग्नि परीक्षा भी है वह भी खंड काव्य है और ये भी अप्रकाशित है। पारिजात, पारिजात जो है ये कविता संग्रह है फ्रेंड्स, पारिजात, और ये भी अप्रकाशित है। यहाँ पर सभी अप्रकाशित रचनाएं हैं। पारिजात जो है ये भी कविता संग्रह है। मधुक देशें कविता संग्रह है फ्रेंड्स, मधु का देश जो है वह कविता संग्रह है। तो पारिजात भी कविता संग्रह, मधुक देश भी है कविता संग्रह है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मोहभंग काव्य है। मोहभंग जो है इनका क्या है? तो काव्य है, मोहभंग काव्य है। तो मोहभंग जो है एक काव्य है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रक्ते के भिंजल। फ्रेंड्स बात करेंगे 6 नंबर में रक्ते के भिंजल पंख। फ्रेंड्स ये भी आप ध्यान में रखनी है कि रक्ते के भिंगल पंख जो अभी हम देख लिए, रक्ते के भिंगल पंख एक कहानी संग्रह है और ये भी अप्रकाशित है। अभी जितना देखें फ्रेंड्स नीचे वो अप्रकाशित है। तो रक्ते के भिंगल पंखा जो है वह कहानी संग्रह है लेकिन अप्रकाशित है। रक्ते के भिंगल पंखा जो है पंखा वह कहानी संग्रह है। इसमें कुल 9 कहानियों का संकलन है फ्रेंड्स। इनमें कितने कहानियों का संकलन है? तो 9 कहानियों का संकलित है जो निम्नवत है। ये 9 कहानी का संकलन जो है जो इस प्रकार है। पहला आपन करनी देवेक दोष, आपन करनी देवेक दोष। फ्रेंड्स ये भी पॉइंट याद रखने, इसी कहानी का है। तो आपको ये जो पंख जो कहानी संग्रह है उसी में से जो अप्रकाशित है, इनका प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है, 9 कहानी। 9 कहानी में कौन कौन है? आपन करनी दैवेक दोष ये है। दूसरा नंबर में कुसमी है फ्रेंड्स, कुसमी है। तीसरा नंबर में पानी पैर गेले। फ्रेंड्स पानी पैर गेले ये भी इन्हीं 9 कहानी में से एक है। 4 नंबर में सोकरा मांझी, सोकरा मांझी ये भी इन्हीं 9 कहानियों में से चौथा नंबर कहानी ये है। 5 नंबर में मनबोध, मनबोध है। 6 नंबर में बदला है। 7 नंबर में फूलू है। 8 नंबर में जादू है। और फ्रेंड्स 9 नंबर में रक्तक भिंगल पंखा है। तो 9 कहानी जो है रक्तक भिंगल पंखा, ये 9 कहानी के बारे में आपको याद रखनी है। रक्तक भिंगल पंखा जो है तो ये 9 कहानी इसमें है जो अप्रकाशित है हालांकि ये सब। तो आइए हम लोग अब आगे बात करेंगे। अब हम लोग आगे इसमें देखने वाले हैं। तो इनमें आपन करनी दैवेक दोष। फ्रेंड्स इनमें आपन करनी दैवेक दोष पाणिनि जी की प्रथम कहानी
है। तो फ्रेंड्स आपन करनी दैविक दोष जो है इनकी प्रथम कहानी है। फ्रेंड्स ये याद रखनी है, इनकी प्रथम कहानी का नाम क्या है? आपन करनी दैविक दोष इनकी प्रथम कहानी है। आपन करनी दैविक दोष इनकी प्रथम कहानी है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे करनी है और खोरठा साहित्य के शिष्ट कहानी विद्या में भी इसे प्रथम कहानी माना जाता है। फ्रेंड्स उसके बाद याद रखनी, खोरठा साहित्य के शिष्ट कहानी विद्या में भी इसे प्रथम कहानी माना गया है। तो कौन सा? आपन करनी दैविक दोष। आपन करनी दैविक दोष जो लिखा गया है इनका शिष्ट कहानियों में फ्रेंड्स प्रथम कहानी माना गया है। आपन करनी दैविक दोष जो पंख में जो था संकलन उसमें ये है। इस लिहाज से पानुड़ी जी खोरठा के प्रथम कहानीकार थे। तो इस लिहाज से पानुड़ी जी खोरठा के प्रथम कहानीकार हैं। इसके अतिरिक्त पानुड़ी जी की अन्य गद्य रचनाएं इस प्रकार है। फ्रेंड्स यहाँ पे गद्य रचनाएं आप यहाँ से देख सकते हैं, निबंध, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा आदि ये जो हैं इनकी अन्य रचनाएं भी है। तो निबंध इन्हीं का है, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा आदि ये सब भी इन्हीं का है। अजनास नामक एक निबंध संग्रह अप्रकाशित है। तो फ्रेंड्स जो इनका प्रकाशन नहीं हुआ है एक और है अजनास। एक वो सब जो कहानी जब था फ्रेंड्स वो सब नहीं था, लेकिन एक अजनास इनका निबंध संग्रह है जो अप्रकाशित है। निबंध संग्रह जो है तो अजनास नामक एक निबंध संग्रह जो है वह भी इनका अप्रकाशित है। आत्मकथा डायरी के रूप में प्राप्त है। जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने खोरठा व्याकरण लिखना आरंभ किया था, किंतु यह अधूरा ही रह गया। तो फ्रेंड्स आत्मकथा डायरी के रूप में जीवन के अंतिम वर्षों में वो खोरठा व्याकरण फ्रेंड्स लिख रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं लिख पाए थे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग आगे बात करेंगे। पानुड़ी जी के समग्र रचना कर्म पर विभिन्न विद्वानों के मत निम्नलिखित है। तो पानुड़ी जी के समग्र रचनाओं पर तो इनके बारे में कुछ इतिहासकार जो हैं इनके बारे में बहुत कुछ कहे हैं। तो उनके बारे में यहाँ ध्यान रखिए, पानुड़ी जी के समग्र रचना कर्म में विभिन्न विद्वान ने निम्नलिखित बात कहे हैं। तो फ्रेंड्स पहला नंबर में देखेंगे, मैं तो इसे वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्धि कवियों ने हिंदी के लिए किया है। तो फ्रेंड्स ये बात पानुड़ी जी के बारे में किन्होंने कहे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि पानुड़ी के बारे में ये बात कौन कहे हैं। तो मैं तो इसे वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा प्रसिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया है। तो ये बात जो है वह किन्होंने कहा है? तो रामदयाल पांडे हिंदी साहित्यकार हैं। रामदयाल पांडे हिंदी साहित्यकार जो हैं उन्होंने ये बात पानुड़ी जी के लिए कहे हैं। ये पानुड़ी जी को लिखी गई चिट्ठी 1954 ईस्वी में रामदयाल पांडे जी हिंदी साहित्यकार है, 1954 में चिट्ठी लिखे थे, वहाँ पर इन्होंने कहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे दूसरा नंबर पॉइंट्स में आप यहाँ देखिए, दूसरा नंबर इनके बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में देखते हैं। तो मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुड़ी जी की रचनाओं से अनुभूति हुई है। कितनी ही पंक्तियों से मैं अत्यधिक प्रकाशित हुआ हूँ। उनकी कविताएं बड़ी ही संपर्क उद्बोधक तथा योजस्वी तेजस्विनी है। तो ये बात किन्होंने कहे हैं? तो फ्रेंड्स मुझे तो अद्भुत युग का चेतना पानुड़ी जी की रचनाओं से अनुभूति होती है
और इनकी ही पंक्तियों में मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ। इनकी कविताएं बड़ी ही संपर्क, उद्बोधक तथा विश्वसनीय तेजस्विनी है। तो इनके बारे में ये कौन कहे हैं, तो आप यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो रामदयाल पांडे जी हिंदी साहित्यकार है, उन्होंने ये बात, ये 2 पॉइंट जो अभी आपको पता है, पहला दूसरा उन्होंने कहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स हम लोग आगे आप बात करेंगे, ये तीसरा नंबर पॉइंट उनके बारे में। तो छोटा नागपुरी भाषाओं में सर्वप्रथम खौरठा भाषा में श्रीनिवास पाणुडी जी को अनुवाद करने का श्रेय प्राप्त है। तो फ्रेंड्स छोटा नागपुर भाषाओं में, छोटा नागपुर का नाम आएगा, छोटा नागपुरी भाषाओं में सर्वप्रथम खौरठा भाषा में श्रीनिवास पाणुडी जी अनुवाद करने का श्रेय प्राप्त है। इस अनुवाद में पाणुडी जी ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, जो अपने आप में एक नई चीज है। पाणुडी जी नई चीज है, तो मुक्त चीज है जो अपने आप में एक नई चीज है। पाणुडी जी की तपस्या अनुकरणीय है। इनकी तपस्या के आगे आदर से सिर झुक जाता है। तो ये इनके बारे में कौन कहें, तो राधा कृष्ण रांची हिंदी साहित्यकार हैं, इन्होंने इनके बारे में कहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर छोटा नागपुर से संबंधित आएगा कि साहित्यकार, तो ये राधा कृष्ण रांची हिंदी साहित्यकार है, उन्होंने इनके बारे में कहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलेंगे। तीसरा नंबर के बाद हम लोग चौथा नंबर में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध कृति। फ्रेंड्स महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध कृति मेघदूत का खौरठा में अनुवाद कर पाणुडी जी ने अद्भुत काम किया है। कहना ना होगा कि पाणुडी जी ने मेघदूत को उसकी उचित जमीन पर उतार दिया है। लोक भाषा का सहारा लेकर जनपद की कथा जनपदियों तक पहुंच गई है। तो ये बात इनके बारे में कौन कहे हैं, तो मेघदूत के बारे में जब भी बात आएगा फ्रेंड्स, तो ये मनमोहन पाठक धनबाद हिंदी साहित्यकार है, उन्होंने इनके बारे में कहा है। तो अगर कालिदास के रचनाकार के बारे में अगर पूछा जाता कि ये बात किसने कहे हैं, तो फ्रेंड्स ये मनमोहन पाठक धनबाद हिंदी साहित्यकार है, उन्होंने इनके बारे में कहे हैं। तो फ्रेंड्स 5 नंबर में आप यहाँ से देख सकते हैं। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे कि मेघदूत के खौरठा अनुवाद को एक ही बैठक में पढ़ गया। मुझे तो इसके मूल ग्रंथ के पाठ का ही आनंद प्राप्त हुआ। मूल ग्रंथ जो इनका जैसे लिखे थे कालिदास, वैसा ही इनका प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। आपके इस अनुवाद से ही रसास्वादन प्राप्त हुआ है, यह हिंदी अनुवाद में नहीं प्राप्त हुआ। तो ये हिंदी अनुवाद में नहीं प्राप्त हुआ। तो ये भी मेघदूत के बारे में ये किन्होंने कहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि भागवत ठाकुर समकालीन हिंदी साहित्यकार है। भागवत ठाकुर समकालीन हिंदी साहित्यकार है, इन्होंने कहे कि खौरठा में अनुवाद हुआ, हिंदी में नहीं हुआ है। तो मेघदूत का तो भागवत ठाकुर समकालीन हिंदी साहित्यकार ने कहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स तो हम लोग आगे बात करेंगे। निराश ना हो मातृभाषाओं का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, ना लोक कविताओं को कोई आगे बढ़ाने से रोक सकता है। कविता करने में आप अन्य साहित्यकार कवियों का अनुसरण हरगिज ना करें। तो ये किनके बारे में कहा गया है, तो फ्रेंड्स पाणुडी जी के बारे में कहा गया है। और ये कौन कहे हैं, तो आप फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं कि अनुसरण ना करें, ये राहुल सांस्कृतियायन के द्वारा ये कहा गया है। तो फ्रेंड्स राहुल सांस्कृतियायन के द्वारा पाणुडी जी के ऊपर ये कहा गया है, पाणुडी जी के बारे में ये कहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स 7 नंबर में पाणुडी जी ऋषि परंपरा के साहित्यकार थे। पाणुडी जी ऋषि
पाणिनि जी ऋषि परंपरा के साहित्यकार थे, ये विकल शास्त्री कहे हैं। पाणिनि जी ऋषि परंपरा के साहित्यकार थे, ये विकल शास्त्री कहे हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 8 नंबर में इनके बारे में क्या कहा गया है। तो पाणिनि जी की रचनाओं में दर्द का पहाड़, पीड़ाओं की नदियाँ, टीस कसकों की मछलियाँ, व्यंग्यवानों की लहरें और यादमीपन के एहसास का यह पूर्व आदर्श उपस्थित है। ये इनके बारे में विकल शास्त्री समकालीन हिंदी साहित्यकार इनके बारे में कहे, विकल शास्त्री ने कहे हैं कि इनके बारे में पाणिनि जी की रचनाओं में दर्द का पहाड़, पीड़ाओं की नदियाँ, टीस सक्काओं की मछलियाँ, व्यंग्यानों की लहरें और आदमीपन का एहसास अपूर्व आदर्श उपस्थित है। ये विकल शास्त्री समकालीन साहित्यकार के बारे में ये कहा गया है। अब हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे 9 नंबर इनके बारे में कौन कहे हैं। पाणिनि जी के ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपना साहित्य जीवन मानवता के हित में समर्पण कर जगत सजग और सक्रिय होकर जिया। इनके बारे में ए.के. झा जी कहते हैं। ये बात कौन कहते हैं? तो ए.के. झा जी कहते हैं कि पाणिनि जी ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपना साहित्यिक जीवन मानवता के हित में समर्पित कर जगत सजग और सक्रिय होकर जिए हैं। ये डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा कहा गया है। अब लोग 10 नंबर में देखेंगे फ्रेंड्स इसके बारे में। श्रीनिवास पाणिनि जी खोरठा साहित्यकार के अग्रदूत तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के बांग्ला साहित्यकार में बहुआयामी विकास में टैगोर जी का जो स्थान निरूपित है, खोरठा में वही स्थान पाणिनि जी का है। खोरठा में वही स्थान पाणिनि जी का है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी का से तुलना पाणिनि जी से कहा किया गया है। तो ये बात किन्होंने कहे हैं? तो फ्रेंड्स ये पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है। ये श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा कहा गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में जो बोले हैं वह श्याम सुंदर महतो के द्वारा ये बात कही गई है। अब 11 नंबर में फ्रेंड समाधान काव्य, अभी फ्रेंड्स पढ़े थे समाधान काव्य जो अप्रकाशित थे। समाधान काव्य पाणिनि जी का सर्वश्रेष्ठ रचना है। समाधान काव्य पाणिनि जी का सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह जयशंकर प्रसाद की कामयानी एवं छंद की दृष्टि से दिनकर की कुरुक्षेत्र से प्रभावित दिखता है। ये इनके बारे में किन्होंने कहे हैं? तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉक्टर वी.पी. केसरी के द्वारा कहा गया है। ये इनके बारे में किन्होंने कहे हैं? तो डॉक्टर वी.पी. केसरी जी के द्वारा कहा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे फ्रेंड। तो श्रीनिवास पाणिनि जी के साहित्य में भीष्म पितामह। तो फ्रेंड्स श्रीनिवास पाणिनि जी को भीष्म पितामह पाणिनि जी को विश्वनाथ दसौंधी राज ने कहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस होता है कि भीष्म पितामह किन्होंने कहे हैं? तो भीष्म पितामह के नाम से विश्वनाथ दसौंधी राज जी कहे हैं। पाणिनि जी की रचनाओं के शब्द के मध्य जो खाली स्थान है वहाँ आम आदमी खड़ा है। ये बी.एन. ओहदार के द्वारा कहा गया है। जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ आम आदमी खड़ा है। इनके बारे में ये डॉक्टर बी.एन. ओहदार के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखेंगे 14 नंबर में। 14 नंबर में हम लोग आप देखेंगे खोरठा साहित्य के नवयुग को डॉक्टर बी.एन. ओहदार खोरठा साहित्य के नवयुग को डॉक्टर बी.एन. ओहदार ने पाणिनि युग की संज्ञा दी है। खोरठा साहित्य के नवयुग को डॉक्टर बी.एन. ओहदार ने पाणिनि जी की संज्ञा दी है। खोरठा भाषा एवं साहित्य का उद्भव और विकास। खोरठा भाषा साहित्य और इनके उद्भव और विकास के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड 15 नंबर में कि पाणिनि जी के आमजन की भाषा में आमजन के कवि हैं। पाणिनि जी के आमजन कवि है वीर भारत तलवार संपादक गालपत्र। वीर भारत तलवार संपादक गालपत्र।
इन्होंने के द्वारा कहा गया है कि पाणिनि जी आमजन की भाषा में आमज के कवि हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर। तो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, मातृभाषा एवं खोरठा नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ किए हैं। मातृभाषा एवं खोरठा नामक पत्रिका का प्रकाशन किए। संस्थाओं का गठन, तो फ्रेंड्स इन्होंने कौन कौन से संस्था का गठन किए हैं तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। लोक सेवा संघ धनबाद, तो पाणिनि जी के द्वारा लोक सेवा संघ धनबाद का गठन किए हैं। खोरठा साहित्य समिति धनबाद और लोक सेवा संघ धनबाद, लोक सेवा संघ धनबाद और खोरठा साहित्य समिति धनबाद इनकी रचना किए हैं। पाणिनि जी की रचनाओं में कुछ प्रमुख अंश जो हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आज नहीं तो कायल हमर बात माने तो गोड़े कांटा दाते धैर्य टाने हो तो फ्रेंड्स ये इनकी रचनाएं हैं इन्हीं का। तो आज नहीं तो काल हमर बात माने हो तो गोड़े कांटा दाते धैर्य टाने हो तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा नंबर में फ्रेंड्स, नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे ओकर ऊंच दलान तोर खातिर गाछ रे, ये भी फ्रेंड्स इन्हीं के द्वारा रचित गई ये कविताएं हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो खैट दिन रात ककर न खाए पेटे भात, ककर न खाए गाते लुगा, ककर कपे जाड़े गात, ये भी लिखे हैं। 4 नंबर में मानभूम्यक माटी तरे मानिक मोती हीरा फेरे ताव हियाक लोग पेटे जलाए मोरे, तब यहाँ के लोग पेटे जलाए मोरे। नेक्स्ट, सैंच राख जे धन सुगुम धुराय दे एखन मिल बहरैतो गरीब जखन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 6 नंबर में, तो हमनिक माझे कुछ बांदर चीरे खोजक मायक आंचर उगलत जहर रचत नर मेद। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो 7वां नंबर में जो इनके द्वारा रचे हैं, खोरठा भाषा कतेक सुंदर बुझे बांदर बुझे गीदर। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स 8वां नंबर में, ऊ की चिंता हमरा जकर आँखें गीध चील लकरा, ऊ हमरा की चिंता जकर आँखें गीध चील लकरा, ये भी इन्हीं के द्वारा कहा गया। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो श्रीनिवास पाणिनि जी से कुछ नमूने प्रश्न जो है उसको हम लोग देखेंगे। श्रीनिवास पाणिनि जी के कुछ नमूने जो प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग प्रश्न को देखते हैं, तो वीडियो में केवल आप अंत तक बने रहें फ्रेंड्स। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न है, श्रीनिवास पाणिनि जी के जन्म के सही तारीख बताओ। तो फ्रेंड्स 25 दिसंबर 1920, तो 25 दिसंबर 21 नहीं होगा फ्रेंड्स, 20 होगा 20, तो 25 दिसंबर 1920 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, श्रीनिवास पाणिनि जी का जन्म स्थान बताओ। तो फ्रेंड्स बरवा अड्डा कल्याणपुर अभी हम लोग देखे थे, इनका जन्म स्थान था। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, श्रीनिवास पाणिनि जी के माये के नाम बताओ। तो फ्रेंड्स श्रीनिवास पाणिनि जी का माये के नाम दुखनी देवी, अभी हम लोगों ने इसका पढ़े थे, दुखनी देवी नाम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, श्रीनिवास पाणिनि जी के बापे के सही नाम बताओ। इनके बाप का सही नाम क्या था? तो शालिग्राम पाणिनि इनके पिता का नाम, श्रीनिवास पाणिनि जी के पिता का नाम शालिग्राम पाणिनि था।